नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वायरल डिजीज। जो भी पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले कैंडिडेट है या फिर एलएससी की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट है, या हम बोले कि स्टेट आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ राजस्थान या किसी भी स्टेट के कैंडिडेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट है, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं वायरल डिजीज के बारे में, यानी वायरस जनित रोग। जितने भी वायरल डिजीज रोग होते हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं, और एक एक के कारण पे हम चर्चा करने वाले हैं, या कह सकते हैं डिजीज के बारे में। डिजीज के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, सिम्टम क्या हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जो सिम्टम होंगे उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, या फिर और कई बचाव क्या हो सकते हैं। बचाव के बारे में हम चर्चा कर ले। पहले रोग होने से पहले क्या बचाव हो सकते हैं और रोग होने के बाद में क्या बचाव हो सकती है, इन सभी के ऊपर चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो कंप्लीट वीडियो देखना है, वीडियो बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। और ये जो पीडीएफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, या जिस पीडीएफ के माध्यम से मैं आप लोगों को यानी ई बुक के माध्यम से मैं आप लोगों को बढ़ा रहा हूँ, अगर वो आप लोग परचेज करना चाहते हो और उसका प्रिंट निकलवाना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पे जाके आप लोग उसको परचेज कर सकते हो। ज़्यादा इसका कॉस्ट नहीं है, लगभग 30 से 40 रुपये, 30 से 40 रुपये के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी ईजिली। और आपकी जो जीमेल आईडी है उसके ऊपर मिल जाएगी, तो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होगा और आप लोग उसको प्रिंट निकलवा के परचेज भी कर सकते हो। और चाहो तो मान लीजिए 200 पेज की मान लीजिए कोई प्रिंट ई बुक है, उसमें से मान लीजिए 20 पेजों की आपको आवश्यकता है, यानी प्रिंट निकलवाना चाहते हो तो उसका भी आप प्रिंट निकलवा सकते हो। और लैपटॉप पे, फ़ोन की स्क्रीन पे या फिर फ़ोन पे कहीं पे भी आप लोग, या फिर प्रैक्टिस करने वाले कैंडिडेट है तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये पीडीएफ होने वाली है या ई बुक होने वाली है। क्योंकि आप लोग अगर प्रैक्टिस से मान लीजिए आपको 1 घंटा कहीं भी जा रहे हो आप लोग, तो उस टाइम या उस दौरान भी आपको टाइम मिल गया तो आप बुक नहीं ले जा सकते, लेकिन ई बुक के अंदर आप लोग आसानी से अपने फ़ोन के अंदर उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक सब्जेक्ट की बुक आप खरीदिए या परचेज कीजिए, उसके बाद में अच्छी लगे तो दूसरे यानी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसकी परचेज कीजिए। उस सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाइए और परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है हमारा कि वायरल जो जनित रोग है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखना है आप सभी को, और वीडियो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले वायरल जनित रोगों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इस जो ये पीडीएफ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इस पीडीएफ के अंदर यहाँ पे आप लोग आसानी से देख सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन के अंदर सारा का सारा मैटर दिया हुआ है। लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये जो इंग्लिश मैटर दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेटों के लिए दिया गया है जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट है, या फिर जो अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं या डीपली जो चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सारा का सारा मैटर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग जाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस पीडीएफ को अच्छे से खरीद सकते हो। पूरी पीडीएफ को एक साथ परचेज करके और एक साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि रेबीज डिजीज है उसके बारे में बता दिया, पूरा का पूरा एनालिसिस किया। उसके बाद में एफएमडी जो डिजीज है उसके बारे में एनालिसिस किया हो, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में एवियन इन्फ्लुएंजा जो डिजीज़ होती है, वायरल डिजीज़ होती है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे डिजीज़ है उसके बारे में चर्चा। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे देखिए एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, नीचे भी आप लोग को दिखाई देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कौन से एनिमल है उसके अंदर किस प्रकार के बैक्टीरियल डिजीज होते हैं और किस प्रकार के वायरल डिजीज होते हैं। मान लीजिए केटल्स है, केटल्स के अंदर हम बात कर लेते हैं, केटल्स के अंदर बैक्टीरियल डिजीज कौन से हो सकते हैं और वायरल डिजीज है वो कौन सी हो सकती है। यहाँ पे पूरा चार्ट एक बिल्कुल स्टिक तरीके से, स्टिक एग्जाम की व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाए गए, तो आप लोग चेक कीजिए एक बार, उसके बाद में आप लोग उसको परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे एनिमल्स आप याद रखना, एनिमल्स यहाँ पे हो गया और बैक्टीरियल यहाँ पे हो गई और वायरल यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो नीचे जैसे ही चलते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए एनिमल्स नेम हो गए, एनिमल्स नेम यहाँ पे चलेंगे, बैक्टीरियल यहाँ पे चलेंगे, और वायरल जो डिजीज है वो यहाँ पे चले, यहाँ पे बैक्टीरियल हो गए। ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स नेम हो गए। ये सारे आप लोग चेक कर सकते हो। इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले, आप लोग को चाहिए तो आप लोग वो परचेज कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो डिजीज़ रिकॉर्डिंग असम स्टेट जू की भी यहाँ पे बताई गई है कि कौन कौन से अदर स्टेट के अंदर एक्स्ट्रा जो डिजीज़ होती है वो, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं या इस ई बुक के अंदर की हुई है। ठीक है, उसको भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि देखिए दोस्तों,
यहाँ पे YouTube चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग को जो वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ उस वीडियो के ऊपर जैसे ही आप YouTube पे क्लिक करते हो, जैसे ही इस येलो कलर के YouTube के ऊपर क्लिक करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग YouTube पे चले जाओगे जहाँ पे ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ। टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जैसे ही क्लिक करोगे PDF परचेज करने के बाद तो टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। व्हाट्सअप ग्रुप से जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे क्लिक करते हो तो व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ जाओगे। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग को दी गई है एक सुविधा के रूप में। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि पहले जो हमारी डिजीज़ है आज के लिए वो है रेंडरपेस्ट, यानी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RP के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? RP के नाम से, यानी रेंडरपेस्ट एक डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, वायरस होने वाली डिजीज़ है, यानी कह सकते हैं वायरस से होने वाली एक डिजीज़ है, महत्वपूर्ण डिजीज़ है। एनिमल्स, ज़्यादातर एनिमलों के अंदर ये होती है, तो आप लोग को इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली। तो इसके इस यानी जो RP डिजीज़ है यानी रेंडरपेस्ट जो डिजीज़ है उसके अन्य नाम भी यहाँ पे मैंने आप लोग को बताए हैं। देखिए दोस्तों, कौन कौन से अन्य नाम हो सकते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आप लोग को महत्वपूर्ण है और आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और जितने भी एग्जाम है उसमें कन्फ्यूजन यहाँ पे पैदा हुआ है कि कौन सी डिजीज़ का क्या नाम है। तो यहाँ पे कंप्लीट दिया गया है, ये जो PDF है या फिर ई-बुक है उसको परचेज कीजिए। उसके बाद में आप लोग अच्छे से आसानी से पढ़ सकते हो, अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए पशु माता इस रेंडरपेस्ट है, उसी का नाम क्या है? पशु माता के नाम से जाना जाता है। अगर वहाँ पे एग्जाम में आ गया कि पशु माता कौन से जानवर या कौन सी डिजीज का नाम है तो RP के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में है शीतला माता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है कैटल प्लग्स के नाम से जाना जाता है। उसके बोवाइन्स टाइफस के नाम से भी इसी डिजीज़ को जाना जाता है। उसके बाद में है पेस्ट बोवाइन्स नाम है, वो भी इसी डिजीज़ का यानी RP यानी रेंडरपेस्ट के नाम से जाने जाने वाली जो डिजीज़ है उसको इन नामों से भी जाना जाता है। यानी पशु माता पहला हो गया, पशु माता के नाम से जाना जाता है। शीतला माता यानी शीतला एक देवता के रूप में होती है, यानी जो देवियाँ होती है उसके अंदर भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो डिजीज़ की बात करते हैं तो शीतला माता के नाम से भी जाना जाता है। कैटल प्लग्स के नाम से जाना जाता है। बोवाइन्स टाइफन्स के नाम से जाना जाता है। पेस्ट बोवाइन्स के नाम से भी जाना जाता है इस डिजीज़ को, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे डिजीज़ के जो उपनाम है या अन्य नाम है यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिए। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो भी स्टेटस यहाँ पे बताया जाए, इटियोलॉजी यानी कारण क्या क्या हो सकते हैं इस डिजीज़ की, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो इस डिजीज़ को फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा कि कंप्लीट जो जानकारी है वो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इटियोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इटियोलॉजी में क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसके इटियोलॉजी में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ है वो फैल जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा या नहीं दे रहा है तो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, यह जो रोग है वो RNA वायरस से होता है, यानी RNA वायरस इसको फैलाने का काम करता है। देखिए दोस्तों, RNA वायरस और DNA वायरस दो अलग अलग वायरस होते हैं, या कह सकते हैं DNA अलग होता है, RNA अलग होता है। लेकिन यहाँ पे वायरस की बात करते हैं तो वायरस RNA ही इम्पोर्टेंट होता है, जो काफ़ी सारे रोग को फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है। तो देखिए जो ET रोग है यानी RP जो रोग है, ET नहीं सॉरी, यहाँ पे RP जो रोग है या रेंडरपेस्ट जो रोग है उसको फैलाने में RNA अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए RNA के कारण ही ये होता है। यह रोग एक RNA वायरस से होता है जो कि रक्त के अंदर ल्यूकोसाइड यानी WBC है उससे चिपका रहता है। ल्यूकोसाइड किसका नाम होता है? ये होता है WBC को एक टर्म के अकॉर्डिंग ल्यूकोसाइड के नाम से जाना जाता है। अगर कहीं पे भी ल्यूकोसाइड नाम आ जाए तो आप लोग को ये देखना है कि ल्यूकोसाइड है, ल्यूकोसाइड वो WBC का ही एक नाम होता है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइड के नाम से जाना जाता है WBC को। तो WBC से ये RNA वायरस है वो चिपका रहता है, इसकी वजह से ये रोग होने की यानी कारण, ये महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। यानी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिससे RNA वायरस की वजह से फैलता है, और वो RNA वायरस जो WBC है या कह सकते हैं ल्यूकोसाइड है उसके ऊपर चिपका रहता है, तो वो है RP या रेंडरपेस्ट जो रोग है वो है रेंडरपेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है एक कॉपी, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो वही होगा एक चिपकाना। आप याद रखना माइंड के अंदर कि चिपकाते किसको हैं,
कॉपी करते हैं यानी रेंडर पेस्ट करते हैं, उसी को चिपकाते हैं, ठीक है। तो चिपका रहता है वायरस, कौन सा वायरस, आरएनए वायरस, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान है। किससे चिपका रहता है, WBC। WBC का जो नाम होता है वो रियल में क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना। ये इतनी चीज होगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, सेकंड जो इटियोलॉजी है या कारण है वो है, यह एक चिपका रहता है। यह एक तेज बुखार की स्थिति में वायरस जो रक्त के अंदर रहता है, अन्य स्थिति में यह वायरस अग्नाशय या पैंक्रेज में रहता है। देखिए दो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे अपने को मिल गए। एक तो ये कंडीशन मिल गई कि जो WBC है उसके साथ आरएनए चिपका रहता है। आरएनए वायरस है वो चिपका रहता है। कहाँ पे, WBC के साथ चिपका रहता है या WBC के ऊपर चिपका रहता है आरएनए वायरस। कब है, तेज बुखार की स्थिति में। अगर तेज बुखार नहीं है तो वह आरएनए जो वायरस है वो कहाँ पे रहता है, अग्नाशय यानी पैंक्रेज के ऊपर रहता है। अन्य स्थिति में ये वायरस अग्नाशय में रहता है, अग्नाशय के अंदर रहता है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। दो फैक्ट हो गए। पहला फैक्ट हो गया कि जो बुखार होती है तो ये वायरस यानी आरएनए जो वायरस है वो कहाँ पे रहता है, WBC के ऊपर आके चिपक जाता है। और अगर बुखार नहीं होती है तो वो यह वायरस यानी आरएनए जो वायरस है वो अग्नाशय या पैंक्राइज के ऊपर रहता है या अंदर रहता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर हम बात करने वाले हैं। देखिए यह रोग एक पशु से दूसरे पशु के संपर्क से, आहार से, पानी से या पशुशाला के संक्रमित बर्तनों द्वारा फैलता है। देखिए यह जो रोग है ये महत्वपूर्ण रोग है। RP या रेंडरपेस्ट जो रोग है वो, यह तीसरा जो मुख्य लक्षण है इसका या इटियोलॉजी कारण हो सकता है, वो कारण किस किस कारण से फैल सकता है। तो देखिए पशुशाला के अंदर जो जितने भी पशु है या गौशाला के अंदर जितने भी पशु होते हैं, अगर एक पशु को रेंडरपेस्ट हो जाता है तो नेक्स्ट जो जितने भी पशु है या उस पूरे फार्म के अंदर रहने वाले जितने भी पशु है या फिर कह सकते हैं एक वार्ड के अंदर रहने वाले जितने भी पशु, उनको फैलने की पूरी संभावना होती है। कैसे फैल सकता है, ये एक पशु से दूसरे पशु के संपर्क में, यानी एक पशु मान लीजिए किसी दूसरे पशु के संपर्क में आ गया तब भी फैल सकता है। संक्रमित आहार से, यानी भोजन चारा एक साथ कर रहे हैं तो भी फैल सकता है। पानी एक साथ पी रहे हैं तब भी फैल सकता है। पशुशाला से संक्रमित जितने भी बर्तन होते हैं या एक बर्तन में मान लीजिए एक को दूसरे बर्तन में बांटा दिया या कंसंट्रेट दिया तो वो दूसरे पशु में उसी के साथ दे दिया तो उसकी वजह से फैल सकता है। इन बर्तनों या जितने भी बर्तन उसमें यूज लिए जाते हैं, रेंडरपेस्ट जो हुआ है उस जानवर के लिए, तो दूसरे जानवर में जैसे ही देते हैं तो उसमें भी ये लक्षण या फिर कह सकते हैं सिम्टम आने की संभावना हो जाती है। यानी आरएनए वायरस के कारण फैलता है। किससे फैलता है, तो ये बुखार यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो WBC के ऊपर लटका रहता है या चिपका रहता है। अगर बुखार नहीं होता है तो आरएनए वायरस है वो कहाँ पे रहता है, पैंक्राइज यानी अग्नाशय के अंदर रहता है। ये तीन मुख्य चीज़ है वो आप लोग को ध्यान रखने हैं। उसके बाद में हम बात कर ले लक्षण की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो ये होने के बाद में होता है, यानी रेंडरपेस्ट हो जाए उसके बाद में पता कैसे करें कि ये जो है डिजीज है। तो देखिए दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो है 5 से 7 लक्षण होते हैं और कुछ नोट भी मैंने यहाँ पे डाले हैं वो भी आप लोग को देखना है। तो देखिए पहला जो लक्षण है उसको हम सरसरी नज़र से देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। काफ़ी सारे लक्षण होते हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से बेस्ट है कौन कौन से नहीं है, यहाँ पे वही लक्षण डाले गए हैं या बताए जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एक एक जो पॉइंट है एक एक लाइन है वो भी आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला जो लक्षण है वो है तेज बुखार, यानी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा, यानी तेज बुखार हो जाए। मान लीजिए कोई कैटल है या कह सकते हैं गाय है भैंस है, उसकी मान लीजिए 100 या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर वो नॉर्मली रहता है, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी ज़्यादा से जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है हो सकता है उतना जा सकता है, ठीक है। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 101 मान लीजिए 101 जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर वो नॉर्मल होता है, लेकिन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट जाना मतलब काफ़ी जो टेम्परेचर है वो उसका बढ़ना, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट होता है वो मुंह के या पशु के मुंह, जीभ, मसूड़े और ग्रास नली में गंभीर छाले हो जाते हैं तथा पशु की श्लेष्मा गलने लग जाती है। मान लीजिए जैसे ही रेंडरपेस्ट हुआ, रेंडरपेस्ट होने के बाद में पशु के मुंह, जीभ, मसूड़े ये ऊपर वाले हो गए, ठीक है, मसूड़े और ग्रास नली, ये वाले ग्रास नली में गंभीर छाले हो जाते हैं। छाले जैसे सिस्टम हो जाता है, मुंह के अंदर छाले हो जाना तथा वहाँ की श्लेष्मा गलने लग जाती है। जैसे ही छाले हो जाते हैं, छाले होने के बाद में
क्या होता, उसकी जो ऊपर वाली जो परत होती है, श्लेष्मा झिल्ली होती है, उसका गलना स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसा लक्षण सिम्टम आने लग जाए या लक्षण आने लग जाए तो अपने को यही माइंड के अंदर ये रखना है कि रेंडरपेस्ट हो सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं कह सकते, कुछ और लक्षण देखेंगे उसके बाद में हम कंफर्म कह सकते हैं, लेकिन पहले कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन एक तो प्रायोरिटी मिल जाती है कि यहाँ पे जैसे ही मुंह के अंदर छाले होते हैं, ग्रास नाली के अंदर छाले होते हैं, या फिर मुंह मसूड़े ग्रास नाली में छाले स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होने लगना चाहिए कि रेंडरपेस्ट ये डिजीज है। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे हो गए। तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है पशु को गंभीर दस्त हो जाते हैं, दस्त के अंदर रक्त आना स्टार्ट हो जाता है। देखिए नॉर्मल सी बात है कि पशु को गंभीर दस्त होंगे, लेकिन दस्त के अंदर रक्त भी आता है। देखिए ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण डिजीज नहीं है। देखिए गंभीर दस्त होना, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कैसे ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिसके अंदर भी ये सारे के सारे दस्त होना, ये अगर वगैरह जो भी है, ये सारे सिस्टम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दस्त के अंदर रक्त का आना यानी ब्लड का आना, ये सारे के सारे जो लक्षण है वो किसके हो सकते हैं, रेंडरपेस्ट के हो सकते हैं। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि दस्त नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है, मुंह के अंदर जो छाले हैं वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन दस्त के अंदर ब्लड का आना नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। और एक महत्वपूर्ण है कि मुंह के अंदर छाले जो जैसे गर्म पानी पीते हैं, अगर पानी पी लिया या फिर कह सकते हैं गर्म, मान लीजिए कोई बंटा चारा अगर वगैरह जो खा लिया पशु, उसकी वजह से भी छाले हो सकते हैं, ये नॉर्मल होता है। लेकिन दोनों जो सिम्टम है, जैसे मुंह के अंदर छाले होना, जो दस्त है उसके अंदर, या फिर कह सकते हैं जो गोबर है उसके अंदर ब्लड आना, ये सारे के सारे दोनों लक्षण है वो किसकी ओर इंगित करते हैं, वो रेंडरपेस्ट की ओर इंगित करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में जो 4 नंबर हमारा जो है उसके अंदर पशु की चमड़ी पर नर पशु के वर्षण तथा थुई पर छाले दिखाई देने लग जाते हैं। पशु की जो चमड़ी है, चमड़ी के ऊपर छाले दिखाई देने लग जाए। लेकिन अगर मेल बुल है या कुछ और है, यानी मेल जो भी है पशु है, उसके वर्षण यानी टेस्टिस के ऊपर या फिर थुई पर छाले दिखाई देने लग जाते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कारण है वो है पशु के मुंह से लार गिरना स्टार्ट होती है तो पशु खा नहीं सकता। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए जैसे ही मुंह के अंदर छाले होते हैं, मुंह के अंदर जैसे ही छाले होते हैं तो मुंह के अंदर छाले होने की वजह से पशु के अंदर जो मुंह की जो लार ग्रंथि है वो एक्टिव हो जाती है। उसकी वजह से मुंह के अंदर से लार स्रावित होना एक स्वाभाविक कारण हो सकता है। लेकिन ठीक है, और पशु खा भी नहीं सकता, ये भी एक नॉर्मल कारण हो सकता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो दस्त के अंदर ब्लड आना ये एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। पशु के मुंह के अंदर छाले होना ये भी इंपॉर्टेंट। अगर दोनों प्रक्रिया या दोनों प्रतिक्रिया एक साथ होती है तो हम कह सकते हैं कि ये रेंडरपेस्ट हो सकता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर भी बढ़ना और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे अगर डिजीज़ की बात करते हैं तो उनको हम देखेंगे, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी डिजीज़ ये हो सकती है या नहीं हो सकती। सारी की सारी डिजीज़ है, जितनी भी डिजीज़, वायरल डिजीज़ या बैक्टीरियल डिजीज़ या प्रोटोजोआ डिजीज़, उनमें काफ़ी सारे लक्षण है या सिम्टम्स है वो सेम मिलेंगे। लेकिन आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले जो सिम्टम है वो यहाँ पे आप लोग को मिलते रहेंगे। और यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को वो सारी चीज़ें या वो सारी जानकारी प्राप्त की जाएगी जो एक कोचिंग संस्था या किसी अन्य संस्था के माध्यम से आप लोग को नहीं बताई जाए। हो सकता है मेरे से ज़्यादा वो बता रहे हो, लेकिन वो यहाँ पे वो चीज़ बताई जाएगी जो वो नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि पशु में गंभीर दस्त की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब पशु दस्त ज़्यादा होगा, पानी कम पिएगा तो उसकी वजह से पानी की कमी हो जाएगी यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिससे पशु शोक में चला जाता है। यानी पशु के अंदर पानी की कमी हो जाएगी और पशु की मौत हो जाती है। पशु की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। यही जो रेंडरपेस्ट के अंदर है मौत होने का मुख्य कारण होती है। यानी दस्त लगना, दस्त के अंदर ब्लड आना, ब्लड आने के बाद में और मुंह के अंदर छाले होना, ये मुख्य कारण हो गए। और जैसे ही दस्त लगेगा, दस्त लगने के बाद में डिहाइड्रेशन है यानी पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो पशु शोक में चला जाएगा। शोक में चला जाएगा तो पशु की मौत होना या मृत्यु होना एक निश्चित कारण बन जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नोट्स मैंने यहाँ पे बताए आप लोग को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट लगा के मैंने यहाँ पे लिखा है, रेड पेन से भी लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। मृत पशु है यानी जो मरा हुआ पशु है, जैसे डिहाइड्रेशन हुआ, पशु शोक में चला गया, पशु की मौत हो गई। पशु की मौत होने के बाद में जो ये लक्षण है या सिम्टम्स है वो भी आप लोग को देखने को मिलता है। मृत पशु का शव परीक्षण करने पर उसकी
आंत यानी बड़ी आंत है, उसकी जो बड़ी आंत है, और रेक्टम यानी सिक्कम कोलम रेक्टम यानी बड़ी आंत और रेक्टम या बड़ी आंत का जो पार्ट होता है रेक्टम, उसमें जेब्रा लाइन या जेब्रा मार्किंग मिलती है। देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो रेंडर पेस्ट के जितने भी सिम्टम मिले हैं या सिम्टम को पहचान करने का तरीका है वो आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। पशु मृत होने के बाद में अगर उसकी प्रयोगशाला में जांच की जाती है या जांच करने पे ये पता चलता है कि जो बड़ी आंत होती है पशु की, यानी सिक्कम कोलम रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं बड़ी आंत के, तीनों पार्टों में जो रेक्टम जो पार्ट होता है उस रेक्टम पार्ट की जैसे ही प्रयोगशाला में जांच करते हैं तो जांच करने पे मिलता है कि जेब्रा लाइन या जेब्रा मार्किंग वहाँ पे मिलती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। यानी ऐसा कौन सी डिजीज है, क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर या प्रयोगशाला में जिसको मृत पशु की प्रयोगशाला में जांच करने पर उसकी बड़ी आंत के रेक्टम के अंदर जेब्रा लाइन मिलती है। तो आप लोग को ऑप्शन मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन होगा रेंडर पेस्ट। तो आप लोग को वही टिक करना है, वो है आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। रेंडर पेस्ट जो डिजीज है उसके अंदर ये सारे के सारे लक्षण या सिम्टम मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में यानी जेब्रा लाइन किसके अंदर मिलती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेंडर पेस्ट जो डिजीज है उसके अंदर जो रेक्टम पार्ट है यानी बड़ी आंत का रेक्टम पार्ट होता है उसके अंदर ये सारे के सारे लक्षण मिलते हैं, सिम्टम मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है कि 2004 में भारत के अंदर रेंडर पेस्ट का पूर्ण रूप से मुक्त हो गया था। रेंडर पेस्ट है वो 2004 में ही भारत से मुक्त हो गया था, रेंडर पेस्ट बिल्कुल मुक्त हो गया था। लेकिन फिर भी अपने को जहाँ पे भी जो भी कैंडिडेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता होता है कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे सिम्टम उनको देखने को मिलते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट आप लोग को अच्छे से करना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट कैसा होगा, किस प्रकार का होगा और क्या करे क्या नहीं करे, कौन से इंजेक्शन लगाए, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि रेंडर पेस्ट है यानी आरपी है उसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। जो अन्य बुकों के अंदर लिखा हुआ है, जो ऑथेंटिक बुक है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से इंजेक्शन की देनी चाहिए, ओरल देना चाहिए, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। पूर्ण रूप से कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीपी वॉश करेंगे। पीपी वॉश का मतलब जैसे ही मुंह के अंदर छाले होते हैं तो आप लोग को पहला जो लक्षण है वो सिम्टम्स है याद रहना चाहिए कि मुंह के अंदर छाले होंगे, मसूड़ों के ऊपर छाले होंगे, जीभ के ऊपर छाले होंगे, ग्रस नली है उसके अंदर जो श्लेष्मा झिल्ली है वो गलना स्टार्ट हो जाएगी। तो सारे के सारे चीज़ें हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, पीपी वॉश करेंगे। बिल्कुल कम मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे यानी लाल दवा लेंगे, उसके अंदर डालेंगे पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर, और उसको वॉश कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं यानी ज़्यादा उसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए, घोल की जो मात्रा है उसके अंदर पीपी की जो मात्रा है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम मात्रा के अंदर उसको घोल के अंदर मुंह के अंदर देंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। फिर क्या होगा, उसको जो छाले है उसकी सफाई हो जाती है। ठीक है, दिन में 2 बार करें, मुख्य रूप से 2 बार करनी चाहिए। लेकिन अपने को जो एग्जाम की दृष्टि से बात करते हैं तो पीपी वॉश करेंगे। पहला जो लक्षण हो गया रेंडर पेस्ट का, ठीक है, ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद में उसको इंजेक्शन कौन सा लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों के लिए इफेक्टिव होगा। यानी ग्राम अगर रेंडर पेस्ट मान लीजिए ग्राम नेगेटिव कोई भी लक्षण या आरएन है तो उसको ये ग्राम नेगेटिव वाला खत्म करते हैं, और ग्राम पॉजिटिव है तो उसको ग्राम पॉजिटिव वाला उसको ऑटोमेटिकली खत्म करते हैं। इसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, उसके अंदर ऐसी जो प्रतिक्रिया दी होती है कि जो आरएनए वायरस होता है, इस वायरस का चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही अगर ग्रुप है या ग्राम है तो उन दोनों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो आप लोग को कौन सा एंटीबायोटिक यूज करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करना है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। उसके बाद में फ्लूइड थेरेपी देंगे, डीएनएस एनएस देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप बोल दोगे कि सर फ्लूइड थेरेपी क्यों देंगे, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि फ्लूइड थेरेपी डीएनएस व एनएस इसलिए देंगे, डेक्सट्रोज की मात्रा कम हो जाएगी, नॉर्मल स्लाइस है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा या दस्त जैसे ही लगेंगे, ज़्यादा दस्त होने की वजह से मुँह से कुछ खा पी नहीं सकता पशु, तो इसलिए ये लक्षण जो होने के चांस ज़्यादा हो जाए। फ्लूइड थेरेपी यानी ब्लड उसके अंदर जो डिहाइड्रेशन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है दस्त होने की वजह से, इसलिए डीएनएस व आरएल देने की ज़रूरत होती है। तो ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड थेरेपी भी स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, यह करनी आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद में एक इंजेक्शन आपको बी कॉम्प्लेक्स देना है। बी कॉम्प्लेक्स क्यों देना है, बी कॉम्प्लेक्स 2 वजह से देना है। एक तो अगर बी कॉम्प्लेक्स देते हो आप लोग तो बी कॉम्प्लेक्स से आप लोग को यहाँ पे इंजेक्शन जो बी कॉम्प्लेक्स है इससे एक तो मुंह के जो छाले हैं या फिर कह सकते हैं जो
श्लेष्मा झिल्ली है उसको रिकवर करने में मदद करता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एक तो श्लेष्मा झिल्ली है उसको रिकवर करने या छाले को कम करने का कार्य जो बी कॉम्प्लेक्स करता है। और सेकंड जो होता है वो होता है भूख को यानी पाचन क्रिया को तेज करता है, जिससे भूख बढ़ती है, पशु कुछ खाने के लिए उत्तेजित होता है। जैसे ही कॉन्सेंट्रेट होने लग जाता है यानी पशु की जो पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से कुछ न कुछ हद तक पशु अपने आप को एनर्जिक महसूस करता है और खाना पीना कुछ न कुछ करेगा और इसकी वजह से उसको एनर्जी मिलेगी। तो ये भी आप लोगों को बी कॉम्प्लेक्स लगाना है, ज़्यादा महत्वपूर्ण बी कॉम्प्लेक्स है छालों को कम करने के लिए, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं बचाव क्या हो सकते हैं। बचाव यानी रोग होने के बाद में नहीं, रोग होने से पहले। ये तो ट्रीटमेंट हो गया कि ट्रीटमेंट तो रोग होने के बाद में होगा, बचाव होगा ट्रीटमेंट रोग होने से पहले। वैक्सीन कौन सी लगाई कौन सी नहीं लगाई उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से 2 वैक्सीन में यहाँ पे लेके आया हूँ। उन दोनों वैक्सीनों में अलग अलग इफेक्ट है और अलग अलग उसकी डोज रेट है, वो यहाँ पे देनी होती है और कब कब देनी होती है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक होती है मुक्तेश्वर जो वैक्सीन होती है वो देसी गायों में लगती है, देसी गायों के अंदर लगती है। और कितनी लगाते हैं, तो लगाते हैं देखिए 2 ml लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, सबक्यूटेनियस नहीं लगाते इसको, ठीक है। बचाव के लिए मुक्तेश्वर जो इंजेक्शन आता है वो लगाना है आपको, देसी गायों में लगती है मुक्तेश्वर, और 2 ml लगाना होता है। और IM यानी इंट्रामस्कुलर लगाना पड़ता है, यानी 12 साल के पशु तक, यानी 1 से 12 साल के पशु तक यही डोज रेट होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में IVRII यानी टिश्यू कल्चर एक जो इंजेक्शन होता है उसको भी 2 ml ही लगाते हैं, और IM यानी इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, और सभी गायों में लग सकते हैं। यानी अगर देसी गायों के अलावा जितनी भी गायें हैं उसके अंदर ये लगा सकते हैं, और देसी गायों के अंदर भी ये लगा सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे देखिए, ये मुक्तेश्वर है वो सिर्फ और सिर्फ देसी गायों के अंदर जो इंडिया के अंदर पलती बढ़ती है उनके अंदर लगाते हैं। और IVRII है ये टिश्यू कल्चर होती है, इनको किसी भी पशु के अंदर, चाहे देसी हो विदेशी हो, चाहे कौन सी भी पशु हो, किसी भी प्रकार का पशु उसके अंदर उसको लगा सकते हैं। उसकी जो डोज रेट है वो 2 ml रहेगी, इंट्रामस्कुलर लगाएंगे और सभी गायों में लग सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा ये यहाँ पे बचाव हो गया। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। और नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है वो है फेनल फ्यूर के चर्चा करेंगे, फेनल फ्यूर है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जोड़े यहाँ पे, और सब्सक्राइब करवाए और शेयर करें। और आप लोग पहली बार विजिट करें हमारे चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ पे यूजफुल जो नोटिफिकेशंस है या यूजफुल जो न्यूज़ होती है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एक बार फिर से बोल रहा हूँ आप लोग को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।